बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जनाब, हम लोगों ने लास्ट डिस्कशन के अंदर अपना चैप्टर कंप्लीट किया था और अब हमारी जो डिस्कशन है वो हमारे नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर है, एंड दैट चैप्टर डील्स विद द कंसिडरेशन। सो हमने ऑफर को पढ़ा, ऑफर के बाद हमने एक्सेप्टेंस को पढ़ा, और ऑफर और एक्सेप्टेंस को पढ़ने से हम प्रॉमिस तक आ गए थे। अब हम प्रॉमिस के बाद कंसिडरेशन को पढ़ना चाह रहे हैं। बेसिकली हमें थोड़ा सा आइडिया तो हो गया है कंसिडरेशन क्या होती है, लेकिन टेक्निकल वर्ड्स में जाकर, इन डिटेल वर्ड्स में जाकर हम देखना चाहते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय द कंसिडरेशन। तो हमारे पास कंसिडरेशन की कंप्लीशन के बाद हम लोग एग्रीमेंट की स्टेज तक पहुंच जाएंगे, और फिर हमारे अगला चैप्टर जो है वो कंसिडरेशन जब हम पढ़ चुके होंगे तो वो इन्फोर्सबिलिटी से डील करेगा। लेट्स मूव विद दिस। कंसिडरेशन क्या चीज है और इसे क्या करता है? कहता है जनाब, इसको डिफाइन करता है सेक्शन 2D। when at the desire of the promiser, मतलब consideration must be something which must move at the desire of the promiser। अगर कोई ऐसा काम कोई करे जिसकी मैंने डिजायर ही नहीं की तो वो कंसिडरेशन नहीं होता। द प्रोमिजी, अब कंसिडरेशन किसकी तरफ से आता है? कहता है इट शुड बी आइदर फ्रॉम द प्रोमिजी और एनी अदर पर्सन जो भी उसके तहत काम कर रहा है। who has done or abstained from doing। अब कहता क्या जनाब? it is when at the desire of the promiser, promisor any other person has done or abstained from doing, has done or abstained from doing, यानी कि हम बात कर रहे हैं जमाने माजी की। डज और abstains from doing, हम बात कर रहे हैं जमाने हाल की। promises to do और abstain from doing something, हम बात कर रहे हैं जमाने मुस्तकबिल की। तो ये एक्ट, ये एब्सटिनेंस, ये जो प्रॉमिस होता है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कंसीडरेशन कहते हैं। तो क्या बात सीखी कि कंसीडरेशन इज समथिंग विच शुड मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। ये प्रोमिसर की मर्जी से काम होना चाहिए। ये कंसीडरेशन कौन मूव कर सकता है? हमने कहा कंसीडरेशन प्रॉमिसी भी मूव कर सकता है, और कंसीडरेशन जो है उसके बिहाफ पर कोई दूसरा शख्स भी मूव कर सकता है। कंसीडरेशन जमाना माजी, जमाना हाल या जमाना मुस्तकबिल से भी हो सकती है। तो हम कंसिडरेशन को डिफाइन करते वक्त तीन बातों में क्लियर हो गए कि इट इज एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, इट इज आइदर टू बी डन बाय द प्रोमिसी और बाय एनी अदर पर्सन, इट कैन बी इन द पास्ट, इन फ्यूचर और एट प्रेजेंट, एंड दिस इज कॉल्ड द कंसिडरेशन। so दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द कंसिडरेशन। अगर मैं इसको आसान लफ्जों में बात करके चलूं तो कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। क्या मतलब होता है? कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। इट इज अ रिटर्न प्रॉमिस। तुम जो कर रहे हो, मैं तुम्हें अगर किताब दूंगा, तुम मुझे क्या दोगे? तो वो कहता है जनाब, तुम मुझे, अगर मुझे किताब दोगे तो आई विल गिव यू द। सो वो क्या मैं बात कर रहा हूँ उसको ना, शाकर को बुलाना। सो व्हाट आई एम बीइंग सेइंग इज कि हमारे पास क्या हुआ, हमने बात कही समथिंग इन रिटर्न की, दैट इफ समथिंग इज इन रिटर्न तो फिर कंसिडरेशन इज समथिंग विच इज इन रिटर्न। यानी कि मैं अगर किसी को गाड़ी देता हूं तो उस गाड़ी के अगेंस्ट जो मुझे रुपये दे रहा है वो कंसिडरेशन है। मैं अगर किसी को अपना आईफोन दे रहा हूं तो जो उसके अगेंस्ट मुझे वो 85,000 रुपया दे रहा है, दैट इज द कंसिडरेशन। मैं किसी से कहता हूं कि तुम मुझसे 1 लाख रुपया ले लो लेकिन लाहौर मत जाओ, तो मैं जो उसको लाख दे रहा हूं ये उसकी कंसिडरेशन है, और तुम लाहौर मत जाओ ये मेरे लिए कंसिडरेशन है। सो बेटा, ये है हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसिडरेशन। सो आपको पहले क्या डिफाइन करना है? आपको डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन को डिफाइन करना है, और फिर उसके बाद आपके पास अगला आर्टिकल आता है, व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ द कंसिडरेशन। मुझे 1 मिनट।
सो जनाब व्हाट आर द एसेंशियल्स, व्हाट आर द एसेंशियल्स, छोटा करो सच में यार, व्हाट आर द, छोटा करो, मैंने कहा वो छुपा हुआ है ऊपर से लिखा हुआ यार। What are the essentials of the consideration? हमारे हमने हर जगह पे देखा, हम essentials को पढ़ते हैं तो वही essentials क्या है? essentials हमेशा definition से ही निकलते हैं। मतलब इसका पहला essential क्या है? It must be at the desire of the promiser। मतलब हम कोई भी काम ऐसा नहीं कर सकते जो कि प्रोमिसर ने डिजायर ना किया हो। मैं एक जगह से गुजर रहा था, वहां पर एक बंदे के घर में या उसकी मोटरसाइकिल पर आग लगी हुई थी और वो उसको बुझा रहा था। मैंने भी उसकी मदद करनी शुरू कर दी और हमने वो आग बुझा ली। मैंने कहा पाइन ले आओ जी, मेरा 200 रुपया। तो भाईजान नहीं, आपने ये काम जो है उसकी मर्जी या उसको इस नीयत से नहीं किया कि यू आर बीइंग गोइंग टू डिमांड द पेमेंट फॉर दैट। अगर आप किसी शख्स से जब तक उसकी मर्जी के मुताबिक, उसके डिजायर के मुताबिक, उससे टुक कर, उससे बात कर कर और इस इंटेंशन से काम नहीं कर रहे होते, उस वक्त तक हम अपनी कंसीडरेशन डिमांड करने का हक नहीं रखते। तो अदील ने अरसलान की गुड्स के ऊपर आग लगी और उसने उनको नहीं पूछा और उसने उसको आग से बचा लिया, और कल वो कहे कि जी मुझे पैसे दें, मैंने आपकी आग बचाई थी। तो भाईजान ऐसी कोई स्टोरी नहीं है। आप कभी भी कंसीडरेशन विदाउट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर नहीं कर सकते। ये प्रोमजी से करनी पड़ती है या प्रोमजी खुद वो काम करता है या कोई एनी अदर पर्सन करता है। यहां पर भी मैं आपको एक असूल बता देता हूं। असूल ये होता है कि जहां पर तो कोई पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट होता है या जहां पर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके अंदर कोई स्किल इन्वॉल्व हो, तो बेटा वो प्रोमिजी को खुद करना पड़ता है। यानी कि जिस तरह मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो ये लॉ अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो ये लॉ एक पढ़ाना एक एक स्पेसिफिक स्किल है। तो दिस इज समथिंग विच ओनली आई कैन डू इट विद यू। अगर किसी और शख्स को लॉ पढ़ाना है तो उसके लिए आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट को हमें रिविजिट करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आप तस्वीर बनवाने के लिए जाते हैं सातकैन के पास और वो कहता है अपने पीएन को कि यार ये तस्वीर बना दे, तो भाईजान आप उसको सातकैन के पैसे तो नहीं देंगे। तो इसका मतलब रूल ये है कि नॉर्मली तौर के ऊपर जो भी ऐसा प्रॉमिस हो, जिस प्रॉमिस के अंदर क्या हो, जिस प्रॉमिस के अंदर एक अहम चीज ये है कि पर्सनल लेवल का कॉन्ट्रैक्ट हो, यानी कि शादी ब्याह, या वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो स्किल का कॉन्ट्रैक्ट हो, वो प्रॉमिसी को खुद करना पड़ता है। और अगर स्किल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कुर्सियां उठा के रखनी है, गंदम आपके घर पहुंचानी है, तो फिर इस तरह के प्रोजेक्ट्स में या इस तरह के काम में जहां पर कोई स्किल इन्वॉल्व ना हो बल्कि सिर्फ मिनिस्टीरियल लेवल का कॉन्ट्रैक्ट हो, तो फिर कोई भी शख्स ऑन द बिहाफ ऑफ प्रोमिसी ये काम कर सकता है। लेकिन चूंकि एक बात अहम कर दी गई, एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसर कहे कि नहीं कुर्सियां रखनिया लेकिन मसूद तू ही रखनिया, तो फिर मसूद को ही रखनी पड़ेगी। लेकिन अगर प्रोमिसर खामोश है और उसने ये नहीं कहा कि ये कुर्सियां रखनी और मसूद तू ही रखनिया वहां, तो फिर चूंकि ये सिंपल एक क्लरिकल नेचर की जॉब है, तो ये कुर्सियां कोई भी रख सकता है। तो क्या सीखा? अगर पर्सनल नेचर का या स्किल का कॉन्ट्रैक्ट है तो फिर उसी शख्स को करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो क्लरिकल लेवल का काम है और कोई बंदिश नहीं है कि ये काम सिर्फ प्रोमिसी ही करे, तो फिर कोई भी शख्स ये काम जो है ये कर सकता है। उसके बाद कंसिडरेशन में बी द पास्ट, इट में बी द प्रेजेंट और इट में बी द फ्यूचर। वो कहता है जनाब कंसिडरेशन जो होती है वो जमाने माजी की होती है, मैं ये काम कर चुका हूं, अब तुम मुझे ये काम कर दो। इट कैन बी प्रेजेंट, मैं ये काम तुम्हारे लिए कर रहा हूं, तुम भी मेरे लिए काम कर दो। और इट कैन बी द फ्यूचर, मैं तुम्हारे लिए फ्यूचर में तुम्हें 15 लाख दूंगा, तुम मुझे आज इसके लिए मुझे ये बेनिफिट प्रोवाइड कर लो। तो भाई कंसिडरेशन के लिए जरूरी नहीं है कि ये हाल ही के हो, कंसिडरेशन जमाना माजी की भी हो सकती है, कंसिडरेशन जमाना हाल की भी हो सकती है और कंसिडरेशन जमाना मुस्तकबिल की भी हो सकती है। इसीलिए उसने कहा दैट वी कैन हैव द कंसिडरेशन व्हिच इज द पास्ट कंसिडरेशन, वी कैन हैव द कंसिडरेशन व्हिच इज द प्रेजेंट। तो कहता है पास्ट कंसिडरेशन क्या होती है? वो जो कि हम कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले दे चुके हो उसको पास्ट कंसिडरेशन कहते हैं। प्रेजेंट कंसिडरेशन क्या होती है? जैसे ही मुआयदा हो रहा है उसी वक्त अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो ये प्रेजेंट कंसिडरेशन है। और फ्यूचर क्या है? आप मुआयदा कर लेंगे और हम कंसिडरेशन फ्यूचर में पे करेंगे, तो दैट वुड बी द future consideration. So the consideration can be past, it can be present, or it can be the future consideration. आगे चलिएगा। Consideration must have some value। जनाब यहां पर अहम चीज ये है कि कंसिडरेशन की वैल्यू का होना जरूरी है। यानी कि वो कहना क्या चाहता है? वो कहना ये चाहता है हमारे लिए यहां पर ये जरूरी है दैट देयर मस्ट बी द कंसिडरेशन, लेकिन एडिक्वेसी ऑफ द कंसिडरेशन हमारा क्वेश्चन नहीं है।
मिसाल के तौर के ऊपर अगर कोई शख्स ये कहे कि मैंने ये आपको गाड़ी बेची है, और कितने की बेची है, कहेगा मैंने आपको ये गाड़ी बगैर किसी पैसे के बेची है, तो ये मुआयदा नहीं बन सकता। उमर मैं क्लास में तो जी मैंने ये गाड़ी आपको बेची है, अगर कहता है मैंने ये गाड़ी आपको बेची है, तो वो गाड़ी जो है वो गाड़ी मुफ्त में आपको नहीं बेच सकता, मुआयदा नहीं बन सकता। कंसिडरेशन का होना जरूरी है। वो 30 लाख की गाड़ी थी, चाहे वो ये कह दे कि मैंने 1 लाख में बेची है, वी हैव नो प्रॉब्लम। हमारा काम ये नहीं है कि गाड़ी के पैसे पूरे अदा करवाने हैं, हमारा काम ये है कि देयर हैज टू बी सम कंसिडरेशन। आप लोगों ने जरूर सुना होगा कि कायदे आजम साहब जो थे वो हमारे जब गवर्नर जनरल बने तो उनकी तनख्वाह 1 रुपया थी। सवाल पैदा ये होता है कि सर 1 रुपए की तनख्वाह भी ना लेते, भाई 1 रुपए से उन्होंने कौन सा भैंसे ले लेनी थी या दुनिया खरीद लेनी थी। लेकिन वो 1 रुपया इसलिए था कि स्टेट का एग्रीमेंट था कायदे आजम के साथ, या किसी भी शख्स के साथ एक एग्रीमेंट होता है कि तुम इस सीट पे काम करोगे, अगर वो उसके पैसे नहीं लेगा तो बेटा फिर वो एग्रीमेंट बन नहीं सकता, चूंकि देयर विल बी नो कंसिडरेशन। सो मोरल ऑफ स्टोरी इज देयर हैज टू बी कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का होना मस्ट है। एडिक्वेट, वो मुनासिब है कि नहीं, ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है, ये पार्टीज ने देखना है। लेकिन कानून यहाँ पे ये भी कहता है अगर कंसिडरेशन एडिक्वेट नहीं है तो कानून एक दफा जरूर देखेगा कि क्या कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल है, यानी कि उस शख्स की मर्जी जबरदस्ती तो नहीं ली गई, वो शख्स पागल तो नहीं है कि वो 30 लाख की चीज 10 लाख में दे रहा है। अगर कानून ये समझता है कि इन्फोर्सबिलिटी की सारी शर्तें पूरी होती हैं, तो कानून इस बात के ऊपर मुआहदे को कैंसिल नहीं कर सकता कि तुमने इसकी जायज कीमत नहीं अदा की। So there needs to be some consideration. Adequacy of consideration is not our problem. In case there is an issue with the adequacy of consideration, the court may go and check out कि क्या enforceability भी है कि enforceability नहीं है। Consideration must not be something which the prominator is already bound to do. मेरी ड्यूटी है आपके साथ कि मैंने आपको मर्केंटाइल लॉ पढ़ाना है, तो बेटा इसका मतलब ये हुआ कि मेरी तो ये ड्यूटी है कि मैंने मर्केंटाइल लॉ आपको पढ़ाना है। तो क्या मैं आपको सेपरेट मर्केंटाइल लॉ की ट्यूशन पढ़ा सकता हूँ? कानून कहता है नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि मैं अपनी क्लास को लॉ पढ़ाने के लिए तो पहली जिम्मेदार हूँ। आप मुझे इसके अलग से पैसे क्यों देंगे जिसकी पहली मेरी जिम्मेदारी है? इसी तरह एक पुलिस अफसर है, उसको आपकी चीजें चोरी हो गई, आप उसे कहें मेरी चीजें ढूंढ कर दो, मैं तुम्हें इसके पैसे दूंगा। ओ भाई तुम किस बात के पैसे दोगे पुलिस अफसर को? उसकी तो ड्यूटी है, ही इज रिक्वायर्ड, कानून उसको सैलरी देता है कि अगर कभी कोई चोरी चकारी हो तो वो उसको उसमें आपकी मदद करेगा। तो भाईजान याद रखिएगा, प्रोमिसर की ड्यूटी जो है, कंसिडरेशन जो है, कहता है उसके लिए जरूरी है कि वो प्रोमिसर उस काम के करने का पहले से जिम्मेदार ना हो। अगर कोई शख्स उस काम के करने का पहले से जिम्मेदार है तो उसको एक ही काम की 2 सैलरियां या एक ही काम की 2 बेनिफिट तो नहीं दिए जा सकते। तो कानून कहता है इट मस्ट नॉट बी समथिंग विच द प्रोमिसर इज ऑलरेडी बाउंड टू डू सो। आगे चलिएगा। कंसिडरेशन मस्ट बी रियल, लॉफुल। अगले पेज पे आइएगा, पीछे आइएगा प्लीज। तो कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड लॉफुल। रियल का मतलब पता क्या है? रियल का मतलब यही है कि वो कहता है कि जनाब तुम मुझे 1 लाख रुपया दो, मैं मुर्दा को जिंदा कर दूंगा। तुम मुझे 1 लाख रुपया दो, मैं आसमान से तारे तोड़ लाऊंगा। ओ भाई ये तो रियल कंसिडरेशन है ही नहीं। रियल का मतलब ये है कि तुम तखयलाती कंसिडरेशन की बातें ना करो, बल्कि तुम वो बात करो जो मुमकिन है। ठीक है, मिसाल के तौर पर कहता है आजम ने बाबर को कहा कि तुम मेरे अकाउंटेंट लग जाओ, मैं तुम्हें 75,000 रुपए दूंगा। तो ये तो बिल्कुल रियल कंसिडरेशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आजम ने बाबर को कहा कि मेरी मुर्दा वाइफ को जिंदा कर दो, मैं तुम्हें 10 लाख रुपया दूंगा। ये ये कंसिडरेशन तो रियल नहीं है। कोई मरे हुए शख्स को जिंदा नहीं कर सकता, तो इसलिए इसको हम मुआयदा नहीं कह सकते। दिस इज नॉट द कंसिडरेशन जिसको हम कहें कि जनाब ये कंसिडरेशन है। हाय हाय हाय। अच्छा जनाब, सो दिस इज द डिस्कशन। आखिरी हमारी जो बात है वो क्या है? वो है लॉफुल। कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल, यानी कि ऐसा काम ना हो जो कि अनलॉफुल हो या जो कि अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी हो। आपको इस बात का पता है कि हम पीछे बात को पढ़ के आए हैं कि हम कब कहते हैं कि कंसिडरेशन लॉफुल है और कब कहते हैं कंसिडरेशन अनलॉफुल है। मैंने कहा जी तुम इस बंदे की फैंटी लगाओ, मैं तुम्हें 20,000 रुपए दूंगा, ये अनलॉफुल काम है। मैंने कहा तुम मुझे शराब की बोतल दो, मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा, ये अनलॉफुल काम है। मैंने कहा अगर तुम ये चोरी करके मुझे सामान ला के दोगे तो मैं तुम्हें 50,000 दूंगा, ये अनलॉफुल काम है। भाईजान
कोई ऐसा काम नहीं करना जो कानून समझता है कि वो अनलॉफुल है। कंसीडरेशन को कंसीडरेशन होने के लिए क्या जरूरी है? इट मस्ट बी लॉफुल। तो जनाब हमारे पॉइंट्स क्या थे, जरा आइएगा उसके ऊपर जो फर्स्ट पेज आता है। हमारा पॉइंट ये था that it must be something which must move at the desire of the promiser. It can be done by the promisee himself or by the third party. It can be the past, present, or future. It must have some value, but it is not necessary that its value must be adequate. And the consideration must be lawful. Consideration must not be something which the promiser is already bound to do so. And consideration जो है, it must be, क्या लिखा हुआ है? इट मस्ट बी लॉफुल, ये लॉफुल लिखा हुआ नीचे रियल था, तो कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड इट मस्ट बी लॉफुल, इट शुड नॉट बी हैविंग समथिंग व्हिच इज अनलॉफुल। तो जनाब दिस इज द कंसिडरेशन जो कि उसने हमसे डिस्कस की। कंसिडरेशन के ही आर्टिकल से रिलेटेड हमारा जो अगला आर्टिकल बनता है बेटा, वो है कि हमारे पास एक असूल है, एक हमारे पास कानून है, और वो कानून क्या कहता है, थोड़ा छोटा करो, ये ऊपर तुम्हारा छुप रहा है। कानून ये कहता है कि इफ देयर इज नो कंसिडरेशन देयर कैन बी नो कॉन्ट्रैक्ट। एक असूल है, एक कानून है कि जब तक कंसिडरेशन नहीं होती कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। हमें इस बात का पता है, हमें इस बात का इल्म है कि जिस वक्त हमारा प्रॉमिस बन जाता है, उस प्रॉमिस के अंदर जब तक कंसिडरेशन को हम ऐड नहीं करते, हम एग्रीमेंट तक नहीं पहुंच सकते। तो एग्रीमेंट बनाने के लिए जरूरी है दैट देयर हैज टू बी अ कंसिडरेशन। और एक कानून जो है वो लॉ कहता है नो कॉन्ट्रैक्ट, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। कहता है जनाब इफ देयर इज नो कंसिडरेशन, अगर कोई कंसिडरेशन नहीं होगी तो याद रखिएगा, अगर कंसिडरेशन नहीं होगी तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बन सकता। इस कानून की, इस लॉ की कानून ने खसूसी तौर के ऊपर 5 या 6 एग्जम्पशंस दी हुई हैं। यानी कि हाँ, हम मानते हैं कि जब तक कंसिडरेशन नहीं है तो एग्रीमेंट नहीं बनेगा, कोई एग्रीमेंट कंसिडरेशन के बगैर नहीं बन सकता, एक्सेप्ट फ्यू केसेस। तो वो कौन से केसेस हैं जहां पर कंसिडरेशन ना भी हो तो फिर भी मुआहिदा जो है वो मुआहिदा बन जाएगा। ये है हमारा अगला आर्टिकल। हम इस बात को तस्लीम करते हैं दैट विदाउट कंसिडरेशन देयर कैन बी नो एग्रीमेंट। लेकिन वो कौन से ऐसे एक्सेप्शनल केसेस हैं जहां पर बिलाशुबा कंसिडरेशन ना भी हो फिर भी हमारा मुआहिदा जो है वो अफेक्टिव रहेगा। हाँ जी, सवाल लीजिएगा प्लीज। वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर ये जो कंसिडरेशन का सेकंड एसेंशियल है वो जरा एक दफा बता दें। मुंह से पढ़ो क्या है? मूव द फ्रॉम प्रोमिसर या एनी अदर पर्सन। कंसिडरेशन जो है वो या तो जिससे मैंने मुआहिदा किया वो कर ले, या उसके बिहाफ पर कोई और शख्स कर ले। इट मे आइदर बी मूव्ड बाय द प्रोमिसी और बाय एनी अदर पर्सन। यानी कि मैंने आपको कहा कि मुझे समोसे दो, मैं तुम्हें 10,000 रुपया दूंगा, तुम्हें 500 रुपया दूंगा। अब वो समोसे या तुम खुद दे जाओ या किसी अपने छोटे भाई को हाथ भिजवा दो, तो इट कैन आइदर बी मूव्ड बाय योर सेल्फ और एनी अदर पर्सन अंडर यू। ठीक है सर, ओके। तुम्हें रोजा लगा हुआ है कि वैसे ही ऐसे बोलते हो? ऊंची बोलो, डर क्यों रहे हो? नहीं नहीं ठीक है सर, क्लियर है, ये थैंक सुबह यू की सर। मेरी तीसरी क्लास है और सुबह की मैं 7 मीटिंग्स कर चुका हूँ। मेरे हालात आपसे अभी भी बेहतर है। हालात देखो, अपनी जवानियां देखो और अपना लेवल देखो कि तुम लोग की आवाजें नहीं कर रहे। खैर एनी हो, कोई मसला नहीं। जनाब बात को आगे लेके चलते हैं। बेटा रोजे का मतलब हरगिज ये नहीं है कि आप चुप करके सुकून से लहाफ लें और सो जाएं। रोजे का मतलब हरगिज ये नहीं है कि आप खामोशी के साथ एक तरफ बस अल्लाह तौबा की नमाज पढ़ी और कोई काम नहीं किया। अपनी शेड्यूल को लेके चलें और अपनी जिंदगी में देखें कि भूख प्यास आपके ऊपर क्या असर करके चलती है। अपने स्टेमिना को इस्तेमाल करें। इसीलिए मतलब ये कि ये तमाम चीज़ें हमारी लाइफ का हिस्सा है। तो मेक श्योर दैट यू शुड बी वेरी पॉजिटिव और अपनी हिम्मत के ऊपर और रब के ऊपर तवक्कल करके चले। मेरा ख्याल है मैं सुबह मेरे 10 बजे का मेरा दिन शुरू हुआ है और उस वक्त से लेकर अब तक मुझे सिर्फ नमाज पढ़ने का टाइम मिला है। मैं लगातार या मीटिंग्स में बैठा हूँ या मैं क्लासेस दे रहा हूँ और सुबह से मेरी ये तीसरी क्लास है।
यानी कि मैं तीसरा घंटा है जो मैं सुबह 2 क्लासें पढ़ाई हैं, अब ये मैं 3rd क्लास पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और इसके इन बिटवीन मैं सारा दिन ऑफिस में मीटिंग में रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आप लोगों की दुआएं हैं, बिल्कुल फिट है, तो अपने आप को थोड़ा सा ज़रा मोराल के लेवल पर हाई रखा करें। अच्छा जनाब, हम आज की जो डिस्कशन है उसको कंटिन्यू करते हैं। वो कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जहां पर हम विदाउट एग्रीमेंट भी, अगर हम विदाउट कंसिडरेशन भी काम कर लें तो कानून को कोई तकलीफ नहीं होती, कानून कहता है इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। तो कहता है जनाब, द वेरी फर्स्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट मेड ऑफ आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। कहता ऐसा मुआहदा जो लव और अफेक्शन के तहत बना हुआ हो, उसके अंदर हम कहते हैं कि कंसिडरेशन ना भी हो तो फिर भी चलेगा, लेकिन उसकी कुछ शराइत है। शराइत क्या है? शराइत ये हैं कि अगर आपको अब्बा जी अपनी मोहब्बत से, फिरते मोहब्बत में अपनी कोई प्रॉपर्टी या अपनी कोई चीज देते हैं, तो फिर उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप उनके लिए कोई उनको पेमेंट दें, लेकिन शर्त यह है कि वो जो आपको चीज दें, वो जो आपके साथ मुआहदा करें आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, वो रिटर्न हो, कानून में रजिस्टर्ड हो, आप लोगों के माबैन आपस में बाहमी मोहब्बत और भाईचारे का ताल्लुक हो, और जो पार्टीज हैं वो आपस में इन नियर रिलेशनशिप हो। मैंने जब ये नियर रिलेशनशिप की बात की है तो मैंने ये कतई नहीं कहा कि ब्लड रिलेशनशिप, मैंने ये बात कही है शुड बी इन सेम है, दैट दे शुड बी, ठीक है गाड़ी में रख दो और पैसे दे देना बाकी, इट शुड बी इन द नियर रिलेशनशिप, इनका आपस में जो ताल्लुक है वो एक दूसरे के साथ इनका रिलेशनशिप होना चाहिए। तो जनाब 4 कंडीशंस हैं। एक कंडीशन, इट मस्ट बी रिटन एग्रीमेंट, इट मस्ट बी रजिस्टर्ड एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन बनना चाहिए, और पार्टीज का आपस में रिलेशनशिप होना चाहिए। अगर ये 4 कंडीशंस एग्जिस्ट करती हैं और चारों के अंदर एंड है, इन चारों का होना जरूरी है, किसी एक की भी एब्सेंस जो है वो खत्म कर देगी, तो फिर हम, अगर किसी अफजल आजम ने लव और अफेक्शन मोहब्बत में अपने बेटे को प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें 10,000 रुपया दूंगा, और जो उसने ये बात कही कि मैं तुम्हें 10,000 दूंगा, उसने ये बात उसको लिख कर दी, उसने उसको जाकर कानून में रजिस्टर करवाया, वो आपस में बाप बेटा थे और उनका आपस में रिलेशनशिप था, उनकी आपस की रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती थी, और उसने ये बात जो थी ये 10,000 रुपया देने की किसी जबरदस्ती के तहत नहीं दिए, बल्कि मोहब्बत में अपनी चाहत में दिए हैं। अब अगर आजम मुकरा ना, अब अगर आजम ने ये सारे काम करने के बाद कहा जा पुत्र मैं नहीं दिंदा, तो फिर पुत्र ने अब्बा जी को कोर्ट चो ले आना, क्योंकि अब उसके पास ये उसकी लायबिलिटी बन गई है, नाउ ही हैज टू मेक द पेमेंट। क्योंकि कानून कहता है अगर एक मुआहदा रिटर्न हो, रजिस्टर्ड हो, लव एंड अफेक्शन के तहत बना हुआ हो, और वो पार्टीज का आपस में कोई रिलेशनशिप हो, तो फिर आपको कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है। अब आपका वादा वादा नहीं बल्कि मुआहदा बन जाता है, एंड नाउ यू हैव टू मेक द पेमेंट। दूसरा पॉइंट, द प्रॉमिस टू कंपनसेट द पास्ट वॉलंटरली सर्विसेज। हुआ क्या, मैंने जमाने माजी में आपके लिए कोई काम किया था जो मैंने आपके लिए मुफ्तन किया था, तो जनाब क्या कहता है, कहता है जनाब कि जमाना है माजी में मैंने आपके लिए कोई काम किया था, जो मैंने जमाना है माजी में आपके लिए काम किया था, दैट प्रॉमिस, मैंने आपके लिए वो काम मुफ्त में किया था, वॉलंटरली तौर पे किया था। आपकी छत गिर रही थी, मैंने आपको वॉलंटरली तौर के ऊपर आपका साथ मिलकर आपकी छत बनवा दी थी, या आपको सबक नहीं आ रहा था, मैंने आपके साथ वॉलंटरली तौर के ऊपर मिल के आपके लिए वो जो छत थी वो, या आपके लिए जो सबक था वो मैंने आपका तैयार करवा दिया था। नाउ इफ दैट इज बीइंग डन इन द पास्ट एज अ वॉलंटरली सर्विसेज, तो फिर कहता है इस कंडीशन के अंदर अगर वॉलंटरली सर्विसेज ने आपने पास में कोई काम किया हुआ था, अब मुझे पता चला कि यार आपके हालात खराब हो गए हैं,
इस शख्स ने मेरे लिए ज़माने माजी में वॉलंटरली तौर पे ऊपर बहुत काम किया था और मैं आज ये वादा कर लूँ कि तुमने जो बेशक काम पहले मेरे लिए किया था वो मुफ्त में किया था, लेकिन मैं तुम्हें प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं तुम्हें उस काम का अब मुआवजा देना चाहता हूँ। और द पर्सन हु इज कंपनसेटेड, और उस शख्स को मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ जिस शख्स ने मेरे लिए काम किया था, जिस शख्स ने मेरे लिए काम ये वॉलंटरली किया था। तो कानून कहता है कि अगर ये प्रॉमिस किया जाएगा तो बिलाशुबा पिछला काम तो वॉलंटरली था, उसको हम आज तो कंसिडरेशन नहीं गिन सकते। अब जब आप उस वॉलंटरली काम के लिए आज पेमेंट करने को तैयार हो, आज कहते हो कि चल मैं तुझे पैसे देता हूं ताकि तेरी मदद हो सके, तो भाईजान फिर कहता है कि ये भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें तुम पैसे दे रहे हो और तुम्हें अब कोई उसके अगेंस्ट बेनिफिट नहीं आ रहा, लेकिन हम समझते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन बन सकता है। अमीर ने बुशरा का गुमा हुआ पर्स था, वो उसको ढूंढ के दे दिया, अब बात खत्म हो गई। अब बुशरा ने उसको बाद में कहा कि मैं तुमने चूंकि मेरा उस वक्त पर्स ढूंढा था, मैं तुम्हें 5,000 रुपया उसके एवज उसका मुआवजा देना चाहती हूं। तो चूंकि ये वॉलंटरली सर्विसेज थी, सब्सिक्वेंटली बुशरा ने इन वॉलंटरली सर्विसेज को कंपनसेट करने का अपना दिल बनाया, तो कहता है कानून के मुताबिक, मुआहदे के मुताबिक अगर बुशरा ने ये चीज कही है तो ये बिल्कुल लीगल कॉन्ट्रैक्ट है। अब हमें यहां पर इसके अगेंस्ट कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है। ऐसे जी तीसरा पॉइंट है जी टाइम बार डेट। बेटा एक हमारे पास एनेक्टमेंट है, उसका नाम है लिमिटेशन एक्ट। क्या नाम है उसका? लिमिटेशन एक्ट। लिमिटेशन एक्ट ये बताता है कि हमारे पास कौन सी चीज की मुद्दत कब खत्म हो जाती है। मिसाल के तौर पे लिमिटेशन एक्ट ये कहता है कि आपका जो चेक है, अगर वो चेक तुम 6 महीने तक प्रेजेंट ना करो तो वो स्टेल हो जाता है, आप उस चेक को फिर बैंक से कैश नहीं करवा सकते। ऐसे ही लिमिटेशन एक्ट कहता है अगर एक ऐसा डेट हो जो तुमने किसी शख्स को दिया हो और 3 साल तक तुम उसको तकाजा ना करो, मतलब एक तो ये ना कि मैंने आपको मुआहदा किया और मैंने उस मुआहदे के तहत आपको पैसे दे दिए, मैंने उस मुआहदे के तहत पैसे दे दिए, कहता फिर तो कोई मसला नहीं है, आपका मैंने मुआहदा किया, पैसे दे दिए और कहा मुझे 10 साल बाद पैसे दे देना, ये कोई मसला नहीं है। मैंने क्या कहा, मैंने आपको कुछ पैसे दिए हैं, कभी नहीं आपको बताया कि ये मेरा डेट है और कभी नहीं आपको ये बताया कि ये मेरा आपको गिफ्ट है, और 3 साल तक ये मामला हम दोनों के माबैन यही क्वेश्चन पे रहा कि ये गिफ्ट है या ये डेट है। तो ऐसे डेट को क्या कहेंगे? टाइम बार डेट कहेंगे। 3 साल तक अगर आपने वो पैसे जो दिए थे, अगर आपने उसकी मुद्दत वापसी तय ना की या ये ना कहा कि जब तेरे पास पैसे हो जाए मुझे वापस कर दी, लेकिन याद रख ये उधार है, तो अब 3 सालों के बाद अगले शख्स के पास इस बात का हक है कि वो कहे कि ये पैसे वाकईतन मुझे उधार नहीं मिले होंगे, बल्कि ये पैसे जो हैं ये मुझे एज अ गिफ्ट मिले होंगे। सो जनाब अगर एक आपको ऐसे पैसे मिले थे और वो पैसे जो थे वो टाइम बार डेट हो गया था, आपका अब दिल कर रहा है कि बिलाशुबा ये डेट टाइम बार्ड है, बिलाशुबा ये डेट मुझे वापस ना भी करूं तो मुझे कोई कानूनी तौर के ऊपर मजबूर नहीं कर सकता, लेकिन आप चाहते हैं कि उसको वापस कर दें और आपने उस पैसों को वापस करने के लिए एक रिटर्न एग्रीमेंट किया, उसके ऊपर खुद साइन किए और कहा इट रिलेट्स टू द, और बताया कि ये वो डेट है जिसको कि क्रेडिटर चाहे तो मुझसे आके पैसे नहीं मांग सकता, इसलिए नहीं मांग सकता कि वो टाइम बार हो चुका हुआ है, लेकिन मैं फिर भी उस पैसों को देने के लिए ये मुआयदा कर रहा हूं। तो यहाँ पर जो आप ये पैसे दे रहे हैं इसके एवज आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन कानून कहता है टाइम बार डेट को अगर आप पे करने का इरादा करते हैं, अगर आप टाइम बार डेट को देने का इरादा करते हैं और वो इरादा जबानी कलामी नहीं रिटर्न होना चाहिए और उस पर आपके साइन होने चाहिए, तो कहता है अगर कंसिडरेशन नहीं भी होगी फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। गिफ्ट। बेटा अगर कोई शख्स किसी शख्स को गिफ्ट दे दे, वो गिफ्ट जो किसी शख्स को दे दिया जाता है उसे हम कहते हैं कंप्लीटेड गिफ्ट्स, और वो गिफ्ट जिसको देने का वादा किया जाए सिर्फ वो कंप्लीटेड गिफ्ट नहीं होता। अगर कोई शख्स किसी को कंप्लीटेड गिफ्ट दे दे तो फिर बेटा उसका वो जो गिफ्ट है, अब वो गिफ्ट उस शख्स की प्रॉपर्टी बन जाता है, कल दूसरा शख्स उसको वापसी का तकाजा नहीं कर सकता।
आरिफ ने प्रॉपर्टी जो थी हसीब को एक ड्यूली रिटर्न और रजिस्टर्ड एग्रीमेंट के तहत गिफ्ट कर दी। अब आरिफ ने अगर ये प्रॉपर्टी उसको गिफ्ट कर दी है तो ये एक कंप्लीट गिफ्ट है, ये गिफ्ट उसको एग्जीक्यूट हो चुका हुआ है। अब कहता वो कल ये नहीं कह सकता कि वापस कर दे मेरी प्रॉपर्टी, मैं तुम्हें गिफ्ट नहीं देना। वंस गिफ्टेड, वंस अ गिफ्ट हैज बीन कंप्लीटेड, और कंप्लीटेड गिफ्ट वो होता है जो ट्रांसफर हो जाए दूसरे शख्स को। अगर एक गिफ्ट कंप्लीट हो जाएगा तो फिर बेटा उसकी वापसी का तकाजा नहीं किया जा सकता। हम ये नहीं कह सकते कि तुमने मुझसे ये गिफ्ट लिया है तो इसके एवज मेरे लिए क्या किया है, क्योंकि गिफ्ट एक ऐसा मुआहदा है जिसके अगेंस्ट अगर कंसिडरेशन ना भी हो तो फिर भी वो मुआहदा जो है वो अफेक्टिव रहता है। ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, आप मेरे स्टूडेंट हैं और मैं आपको कहता हूं कि जाएं मैम शाजिया के पास और उनसे बुक लेकर आएं, तो यहां पर मैं आपका प्रिंसिपल हूं और आप मेरे एजेंट हैं। और कहता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी क्रिएट करने के लिए इस चीज की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपसे कहता हूं अच्छा यार मुझे प्यास लगी है बेटा पानी पिला दो, आप मुझे पानी पिलाएंगे तो एक स्टूडेंट या एक औलाद ये समझेगी कि मेरे बाप ने या मेरे टीचर ने मुझे कहा पानी पिलाने के लिए, तो वो इसी को फख्र समझेगी। लेकिन अगर कोई बगैरत बीच में होगा तो वो कहेगा जी ले आओ 10 रुपये मैं तो पानी पिलाए। तो कानून कहता है एजेंसी क्रिएट हो जाती है, एजेंसी क्रिएट करने के लिए कंसीडरेशन की जरूरत नहीं होती। और एजेंसी क्या है, जहां पर एक शख्स प्रिंसिपल हो और वो किसी दूसरे शख्स को अपने बिहाफ पर अपॉइंट कर ले तो उसको हम एजेंसी कहते हैं। बेलमेंट कहता जनाब बेलमेंट किसे कहते हैं? बेलमेंट भी एक ऐसा मुआहदा है जिसमें एक शख्स अपनी चीज आपको देता है, इसलिए देता है कि आप उस चीज को इस्तेमाल कर लें, और इस्तेमाल करने के बाद या तो उसको डिस्पोज ऑफ कर दें या वापस कर दें। मिसाल के तौर पर आपने मुझे कहा कि सर अपना मोबाइल दीजिएगा, मैंने एक फोन करना है, मैंने अपना मोबाइल आपको हवाले किया। अब अगर मैंने अपना मोबाइल आपके हवाले किया कॉल करने के लिए तो इसका मतलब मैंने अपनी चीज आपको इस्तेमाल के लिए दे दी। इसे कहते हैं बेलमेंट, इसे कहते हैं बेलमेंट। अब बेलमेंट के लिए जरूरी नहीं है कि मैं आपसे कहूं कि पाई कट पैसे तो कॉल की है तो मैंने 3 रुपये दे। बेलमेंट की भी दो किस्में होती हैं, एक होती है ग्रेचुअस बेलमेंट और एक होती है नॉन ग्रेचुअस बेलमेंट। तो अगर किसी को कोई मोबाइल इस्तेमाल करने के लिए दे, मैं आपसे कहूं मेरा मोबाइल अपने पास रखना, मैं वॉशरूम से आता हूं, तो आप मुझे वापसी भी कहेंगे कर लो 5 रुपये मेरी चौकीदारी की थी है। नहीं भाईजान, ये ग्रेचुअस बेलमेंट्स हैं, ग्रेचुअस बेलमेंट की जा सकती हैं। नॉन ग्रेचुअस बेलमेंट क्या होती है, मैंने आपसे कहा कि ये मेरे अनस्टिच क्लोथ्स हैं, दर्जी को दिए, इसको तुम स्टिच करो, तो अब मैं उसको उसके काम के पैसे दूंगा। तो यहां पर अपनी चीज किसी दूसरे शख्स को देना ताकि जिस वो आपकी मर्जी के तहत जिस तरह आप कहें वो बंदा उसको यूज करके आपको वापस कर दे या डिस्पोज ऑफ कर दे, उसको बेलमेंट कहते हैं। तो कपड़ी को दर्जी को हमने कपड़े दिए किस काम के लिए, स्टिच करने के लिए, अब वो आपसे पैसे लेगा और आपको पैसे लेकर वापस कर देगा। ठीक है, सो दिस इज द ग्रेचुअस बेलमेंट। जफर साहब मैं ऑफिस के अंदर हूँ और आई डोंट हैव द पेमेंट, आई टोल्ड यू, अगर वो चाहिए तो प्लीज को भिजवा दें। भाईजान अनम्यूटेड हूँ, तो भाईजान दिस इज कॉल्ड दी कॉन्ट्रैक्ट फॉर पेमेंट। चैरिटेबल सब्सक्रिप्शन क्या होता है, अगर हम किसी शख्स को चैरिटेबल सब्सक्रिप्शन की बात करें तो हम कहते हैं जनाब ठीक है मैं आपको चैरिटेबल सब्सक्रिप्शन देता हूं। तो कानून कहता है कि क्या वो जो सब्सक्रिप्शन है जो लोगों ने उस मुआहदे को देने का वादा किया होता है क्या उसकी कोई हैसियत है कि नहीं है। वो कहता है जनाब याद रखिएगा, इसकी एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है, यहाँ पर ये बात साला इतनी अच्छी तरीके से कर नहीं रहा। एक शख्स ने क्या किया, एग्जाम्पल समझिएगा, एक शख्स ने क्या किया, एक शख्स ने ये किया कि उसने एक मस्जिद को चंदा देने का वादा किया, ये कहते हुए कि जनाब मैं आपको 1 लाख रुपया दूंगा, आप मस्जिद की तामीर शुरू कर लें। उन्होंने कहा जनाब ठीक है, उन्होंने उसके 1 लाख के चंदे के वादे के ऊपर ईंटें मंगवा ली, काम शुरू कर लिया, लोगों ने काम करना शुरू कर दिया। और जब यहां पर ये हालात हो गए कि लोगों ने काम शुरू करना शुरू कर दिया तो उसने तकाजा किया कि जनाब जनाब उसने उसने उन्होंने तकाजा किया कि जनाब प्लीज ये काम करें और हमें पेमेंट दें। तो जिस शख्स ने मुआहदा किया था या जिस शख्स ने सब्सक्रिप्शन देने का वादा किया था उसने कहा मैं नहीं देता।
कोर्ट में चले गए केस। कोर्ट ने कहा कि चूंकि तुम्हारे वादे पर हमने मस्जिद का काम शुरू कराया और अब मस्जिद को तुमने जो 1 लाख का वादा किया था, उस 1 लाख के वादे पर मस्जिद अपने ऊपर एक लायबिलिटी क्रिएट कर चुकी हुई है। अब बिलाशुबा तुमने तो वादा किया था चंदे का, अब तुम इस बात से विड्रॉ नहीं कर सकते, अब तुम्हें ये पैसे देने पड़ेंगे। ऐसे एक और केस हुआ, एक टाउन के अंदर एक हमने कमरा बनाना था और उसके लिए हमने 50,000 रुपया डोनेशन का वादा किया, लेकिन कंपनी ने, उन लोगों ने कहा कि हम काम उस वक्त शुरू करेंगे जिस वक्त हमें पैसे मिल जाएंगे। आप डोनेशन मांगने के लिए आए और मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा यार अब नहीं, मैंने डोनेशन देनी, मेरा मूड नहीं है। वो चले गए कोर्ट में कि जनाब ज़ीशान आबिद ने डोनेशन के लिए वादा किया था और अब ये इनकारी है। कोर्ट ने कहा कि चूंकि ज़ीशान आबिद के वादे के ऊपर अभी तक आपने कोई काम शुरू नहीं किया, अपने ऊपर कोई लायबिलिटी इनकर नहीं की, इसलिए ज़ीशान आबिद अपनी सब्सक्रिप्शन का वादा कैंसिल कर सकता है। सो रूल ऑफ लॉ क्या हुआ, अगर कोई शख्स सब्सक्रिप्शन चैरिटेबल, मतलब के कोई भी चैरिटेबल सब्सक्रिप्शन देने का वादा कर ले और वादा करने की बुनियाद के ऊपर दूसरी पार्टी अपने लिए कोई लायबिलिटी या अपनी कोई कमिटमेंट क्रिएट कर ले, तो फिर आपको पैसे देने पड़ेंगे, फिर छूट नहीं होगी। अगला पॉइंट है जी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या है, कहते हैं जनाब अगर हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कहता है वो क्या चीज है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक मिनट होल्ड करना। जनाब हमारा अगला पॉइंट है जी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या है, हमारे पास बाज दफा हम किसी शख्स की गारंटी देते हैं। बेटा लफ्ज गारंटी होता है और एक लफ्ज वारंटी होता है। वारंटी और गारंटी में फर्क है। वारंटी का लफ्ज जो होता है वो किसी प्रोडक्ट की होती है, गारंटी किसी इंसान की होती है। अगर कोई शख्स किसी शख्स की गारंटी देता है कि ठीक है इसकी मैं गारंटी करता हूं और मेरी गारंटी के ऊपर तुम इस शख्स को पैसे दे दो, अगर इसने ना दिए तो मैं इसके बिहाफ पर मैं जिम्मेदार हूंगा, तो कानून ये कहता है यहां पर तुम्हारे वादे से, तुम्हारा नाम देने से अगले शख्स को इतना बड़ा बेनिफिट मिल गया, तो तुम्हारे लिए यही तुम्हारी कंसीडरेशन है कि तुम्हारी जात की वजह से उसका बेनिफिट हो गया। सो गारंटी क्रिएट करने के लिए हमें कंसीडरेशन की जरूरत नहीं होती। अच्छा, इससे पहले कि आप उस पर मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछें, बेटा गारंटी के लिए मैंने आपको भी कुछ बातें बिल्कुल बेसिक बताई हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का पूरा चैप्टर है, वहां पे जाके गारंटी, प्रिंसिपल, डेटर, श्योरिटी, ये सब कुछ आपको एक्सप्लेन करूंगा। बेलमेंट का पूरा चैप्टर है,
वहां पे जाके हम पूरी ये बेलमेंट की कहानी पूरी सीखेंगे। एजेंसी का पूरा चैप्टर है, तो वहां पर हम एजेंसी का पूरा चैप्टर सीखेंगे कि क्या होता है। इसलिए मैंने आपसे बात सिर्फ ये कही कि ये 3 चीजों पर आप मुझसे इसकी डिटेल्स में ना जाइएगा। हाँ, मैंने कहा अभी सिर्फ इतनी बात ये लिखिएगा कि हम एजेंसी, हम बेलमेंट और गारंटी विदाउट कंसिडरेशन कर सकते हैं। मैं एजेंसी, बेलमेंट और गारंटी का मैंने आपको कुछ बता तो दिया, लेकिन इससे ज्यादा मैं डिटेल यहां पे शेयर नहीं करूंगा। आप सिर्फ ये ध्यान में रख के चलें कि हम एजेंसी को, हम बेलमेंट को और हम गारंटी को विदाउट कंसीडरेशन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, कानून इजाजत देता है। लेकिन व्हाट इज एजेंसी, व्हाट इज बेलमेंट, व्हाट इज गारंटी, हु आर द पार्टीज, हाउ इट इज एग्जीक्यूटेड, इनके बेटा पूरे पूरे चैप्टर है। गारंटी का, इनका पूरों का, इनका एक एक चैप्टर है। तो जब हम वहां पे जाएंगे तो फिर हम ये तमाम टर्म्स और तमाम बातों को डिटेल से डिस्कस करेंगे जनाब। तो हमारी बात यहां तक कहां तक खत्म होती है? हमने आज देखा कि व्हाट डू यू मीन बाय द कंसीडरेशन, और हमने ये भी देखा कि हमारे पास रूल है नो कॉन्ट्रैक्ट नो कंसीडरेशन। लेकिन हम नो कॉन्ट्रैक्ट नो कंसीडरेशन के साथ मानते हुए कुछ उसकी एक्सेप्शंस भी हैं। और वो एक्सेप्शंस क्या है? अगर एक मुआहदा आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन हो, अगर एक हम प्रॉमिस करें टू कंपनसेट द वॉलंटरली सर्विसेज, कोई टाइम बार डेट हो, कोई हमने किसी को कंप्लीटेड गिफ्ट दिया हुआ हो, एजेंसी, बेलमेंट और गारंटी का मुआहदा, इन तीनों के अंदर हमें जरूरत नहीं होती कंसिडरेशन की। और एक ऐसी चैरिटेबल सब्सक्रिप्शन का वादा जिसके अगेंस्ट अगले शख्स ने कोई कमिटमेंट कर ली हुई है, ये वो तमाम ऐसे मुआहदे हैं कि बेटा इनके अगेंस्ट अगर कंसिडरेशन नहीं भी है तो फिर भी लॉ ये कहता है दैट यू आर बीइंग बाइंडेड। आप इसमें कंसिडरेशन के बगैर भी आप इस मुआहदे के तहत आप अंडर दी बाइंडिंग होते हैं। जनाब, यहां तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम देखेंगे कि हम आगे क्या करके चलें। आई गिव यू द ऑप्शन, कुछ मैं भी सांस ले लूं और कुछ अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप भी क्वेश्चन कर लें। एक मिनट ठहरिएगा जी। जनाब, अब्दुल्ला सत्तार साहब का क्वेश्चन है जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अब्दुल्ला सत्तार। सर टाइम बार टेस्ट की समझ नहीं आई। टाइम बार डेट की क्या समझ नहीं आई? ऐसा ऐसा आपने मुझे पैसे दिए, सोचो, बोलो। यस सर। आपने मुझे बोलो ना कि सर मैंने आपको पैसे दिए। यस सर दे दिए क्या दे दिए? पैसे किसको? आपको। कितने? 50,000 बोलो। लगा लो। 50,000। अब तुमने मुझे 3 साल तक, कितनी मुद्दत? 3 साल तक। तुमने मुझे नहीं बताया कि ये तुमने मुझे गिफ्ट किया कि लोन दिया। ठीक है। और 3 साल गुजर गए, तुमने मुझे नहीं बताया गिफ्ट है या लोन है, तो अब मैं क्या कहूंगा? जिशान आबद क्या कहेगा? ये क्या है? ये टाइम बार डेट है। अब अगर तुम 3 साल बाद मुझे आके कहोगे ना कि सर जी वो आपको 50,000 देते वापस कर दें, तो मैं कहूंगा तो कि ये आप नहीं टाइम बार करेंगे। डेट है, ये टाइम बार डेट है, भाग जाओ यहाँ से। तुम मुझे कोर्ट में ले जाओ, तुम मुझसे वो पैसे नहीं ले सकते। इज इट क्लियर जी? बात समझ आ गई? ठीक है। अगर ठीक ये है टाइम थैंक यू। बार डेट तुम्हें मैं देने का इरादा कर लूं यस सर। तो उसके लिए कंसीडरेशन की जरूरत नहीं। नहीं है। मसला क्या तुम्हारा? सवाल क्या? सर अब क्लियर हो गया। चलो बोलो। किसी और ने रेज हैंड किया था जी, पूछिएगा उन साहब को क्या मसला है। डाउन कर लिया। किसी और ने क्वेश्चन पूछा था, अगर किसी और का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। आपको आज की बात समझ आई? अगर समझ आई थम्स अप करें, मैं भी देखूं कितने थम्स अप आते हैं। हमारे पास इतने बच्चे हैं, एक थम्स अप साला, बस 2 दिल, 3 दिल और 35 थम्स अप। शर्म कर लो, तुम लोग 200 बच्चे बैठे हो, इस तरह के बच्चे बैठे हुए हो तो कम से कम 150 तो दिल बनता है कम से कम। ओए ओए ओए, एक हंसी। अच्छा जनाब, दिल बढ़ने शुरू हो गए हैं। ओए हाथ क्यों खड़े कर रहे हो? सवाल है, जिसका क्वेश्चन है वो रेज हैंड करे। रेज हैंड का मतलब क्वेश्चन है बेटा। उसामा मलिक, अच्छा अच्छा जी, खत्म हो गए रेज हैंड। तो जनाब थैंक यू जी, इसका मतलब ये है कि मेरी बात आपको समझ आ रही है और आई एम वेरी हैप्पी। आप लोगों को लॉ की यहाँ तक बात है। मेरा ख्याल ये है कि अब कुछ मेरी भी हिम्मत जवाब दे रही है और आप भी इससे ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, तो हम लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आपके साथ आगे प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से बात शुरू करूंगा और हम आगे बात को लेकर चलेंगे। दानियाल ने बेटा हाथ खड़ा किया है, आई एम अवेलेबल फॉर द क्वेश्चन। जी दानियाल। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम दानियाल।
सर वो आपने कहा कि 3 साल के लिए टाइम बार, तो सर वो 3 साल कंफर्म मतलब वही टाइम है, प्रॉपर टाइम जी मतलब बेटा, उससे पहले नहीं होता? लिमिटेशन एक्ट कहता है कि अगर 3 साल तक कोई शख्स पैसे दे के तकाजा ना करे तो हम उसको गिफ्ट मानेंगे, लोन नहीं मानेंगे। ठीक है। थैंक यू। नहीं जनाब, यहाँ पर बात कंक्लूड करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, खुश रहें, जजाकल्लाह। कल जिंदगी रही तो आपसे अगली बात को लेकर चलूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह।